उमर खालिद का अगर आप कोई स्पीच देखें, उनकी चार्जशीट को भी अगर आप देखें तो उनके लिए कई सारे बहुत लंबी एक चार्जशीट है, 17,000 पेज की चार्जशीट है वो कॉन्स्पिरेसी चार्जशीट। लेकिन उमर खालिद ने कौन सा ऐसा बयान दिया है जिसमें वो किसी को काटने या किसी को मारने की बात कर रहे हैं? तो इस बात पर कहा जाता है कि उनको इस बात का शायद आभास था या एहसास था, इस वजह से वो अपनी भाषा को इस तरीके से ढाले हुए थे। वहीं दूसरे हाथ पर कई ऐसे लोग जो खुलेआम काटने और मारने की बात कर रहे थे, वो तो शायद भूले रहे होंगे या मासूम रहे होंगे कि उन्हें भाषा पर कोई नियंत्रण रखने की ज़रूरत नहीं थी। फिर उमर खालिद और इस तरीके के लोगों को सालों तक जेल में सड़ाया गया। आप देख सकते हैं कि लगभग 4 साल बीत चुके हैं, 4 साल बीत चुके हैं, लगभग 4 साल क्या, 4 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन ट्रायल शुरू नहीं किया गया है। तो इस पूरे केस में और ऐसे कई केसेस में प्रोसेस एक पनिशमेंट बन जाता है, मतलब पूरी प्रक्रिया को ही आप एक तरह की सज़ा बना देते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि चलिए उमर खालिद, मान लेते हैं कि उमर खालिद और ये जितने भी लोग गिरफ़्तार हुए हैं ये सब गुनहगार हैं, तो आपकी सरकार है, आपका इकबाल इतना बुलंद था उस वक्त में भी और आज थोड़ा कम है, लेकिन उस वक्त बहुत बुलंद था। आप चाहते तो जल्दी जल्दी इस केस को निपटाते। स्वागत है आपका जर्नो मिरर में। मैं मोहम्मद अली। उमर खालिद की गिरफ़्तारी के 4 साल मुकम्मल हो चुके हैं। कल सोशल मीडिया पर पूरा आंदोलन चला, देश भर के कई हिस्सों में उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी और रिलीज़ हुई। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए अलीशान जाफरी मौजूद हैं। अलीशान पत्रकार हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर इनकी रिपोर्ट्स पब्लिश होती है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उमर खालिद के जो गिरफ़्तारी के 4 साल हैं उनको किस तरीके से देखते हैं। अलीशान, जो उमर खालिद की गिरफ़्तारी के 4 साल कल पूरे हुए थे, उसके बारे में आप किस तरीके से देखते हैं, क्या लगता है आपको? शुक्रिया अली भाई, मुझे आपके प्लेटफॉर्म पर इनवाइट करने के लिए। मुझे ये लगता है कि लगभग 1460 दिन बीत चुके हैं उमर खालिद की गिरफ़्तारी को, और उसी तरह से शर्जील इमाम, मीरान हैदर, गुलफिशा फ़ातिमा, खालिद सैफ़ी और कई और नाम जो उससे ज़्यादा वक्त से जेल में कैद हैं। दिल्ली दंगे 2020 फरवरी में हुए थे। आपको अगर याद हो तो उस दंगों से पहले एक तरफ एंटी सीए प्रोटेस्ट चल रहा था। जो लोग सीए कानून की खिलाफत में थे, जो लोग उस कानून के ख़िलाफ़ थे, वो सड़कों पर आए। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दिसंबर में 14-15 दिसंबर के आसपास पुलिस की हिंसा हुई और उसके बाद शाहीन बाग का वो मूवमेंट शुरू हुआ। उसी के कुछ दिनों बाद एक और दूसरा मूवमेंट सामने आया दिल्ली में, जहाँ पर जिसे प्रो सीए प्रोटेस्ट या जिसे मैं एंटी सीए प्रोटेस्ट कहता हूँ, वो शुरू हुआ। तो उस प्रोटेस्ट में जंतर मंतर पर कई सारे स्पीकर जमा हुए जो लगातार ये बात कह रहे थे कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, और कई सारे ऐसे मार्च निकल रहे थे, कई सारी ऐसी घटनाएं हो रही थी, जिसके बाद और इन नारों को लगाने वाले लोग, ख़ास तौर पर भाजपा के एक नेता कपिल मिश्रा, जिन्होंने ये नारा दिया कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, उसी तरीके का नारा उन्होंने जंतर मंतर पर 17 या 19 दिसंबर के बीच एक बार दिया, जिसमें उन्होंने बोला कि जामिया के गद्दारों को गोली मारो, शाहीन बाग के गद्दारों को गोली मारो, और शाहीन बाग के गद्दारों को, और भीड़ बोल रही थी कि इनको गोली मारो, और जेएनयू के गद्दारों को भीड़ बोलती है कि गोली मारो। आप देखते हैं कि 30 तारीख को जामिया में गोली चलती है, उससे पहले या उसके बाद शाहीन बाग में एक व्यक्ति गोली चलाते हैं, और फिर उसी के आसपास या उससे पहले जनवरी में जेएनयू में हिंसा होती है 6 जनवरी को। आपको उसमें भी एक पैटर्न दिखाई देता है। दूसरे कई ऐसे शख्स जो इस प्रो सीए प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, वो लगातार इस भाषा का प्रयोग कर रहे थे कि जो लोग सड़कों पर हैं वो हमारे दुश्मन हैं, हमें उनके ख़िलाफ़ उतरना होगा और उनको सबक सिखाना होगा। जिसमें ये बात भी आई कि इनको देशद्रोहियों को, जिहादियों को खदेड़ो जी। और इसी तरीके के कुछ लोग, अगर आप देखें, वो उन लोगों ने 23 फरवरी को जब दंगे शुरू हुए, उससे एक दिन पहले भी ये आह्वान किया कि आप लोग जमा हुए मौजपुर में, और 2:30 बजे जो वक्त कपिल मिश्रा ने भी बाद में कहा था, आप 2:30 बजे के आसपास जमा हों और हम इनका विरोध करेंगे और ये धर्म युद्ध है। एक धर्मगुरु बोलते हैं कि ये धर्म युद्ध है, ये अंतिम लड़ाई है, इस्लाम जैसी बुराई को हमें
पृथ्वी से ख़त्म करना है। और आप देखते हैं कि जो लोग इनकी रैलियों में जो लगभग 1 महीने तक चली उसमें शामिल हुए, उन लोगों ने पत्थर चलाए, उन लोगों की वीडियोज़ रिकॉर्ड में मौजूद हैं जो गाली बक रहे हैं और भीड़ को उकसा रहे हैं। एक महिला थी जो जिनके कई वीडियोज़ वायरल हुए, जिनका नाम रागिनी तिवारी है, और उन्होंने भी मारने और काटने की बात की। फिर दंगे हुए, दंगे के बाद इन दंगों में लगभग 54 लोग मारे गए, जिसमें ज़्यादातर मुसलमान थे। इन दंगों में बहुत करोड़ों का प्रॉपर्टी डैमेज हुआ, उसमें भी ज़्यादातर मुसलमानों का डैमेज हुआ। और दंगे के बाद गिरफ्तारियां हुई, और ख़ास तौर पे कॉन्स्पिरेसी केस में, जिसमें भी ज़्यादातर मुसलमान थे। उमर खालिद का अगर आप कोई स्पीच देखें, उनकी चार्जशीट को भी अगर आप देखें तो उनके लिए कई सारे, बहुत लंबी एक चार्जशीट है, 17,000 पेज की चार्जशीट है वो कॉन्स्पिरेसी चार्जशीट। लेकिन उमर खालिद ने कौन सा ऐसा बयान दिया है जिसमें वो किसी को काटने या किसी को मारने की बात कर रहे हैं? तो इस बात पर कहा जाता है कि उनको इस बात का शायद आभास था या एहसास था, इस वजह से वो अपनी भाषा को इस तरीके से ढाले हुए थे। वहीं दूसरे हाथ पर कई ऐसे लोग जो खुलेआम काटने और मारने की बात कर रहे थे, वो तो शायद भूले रहे होंगे या मासूम रहे होंगे कि उन्हें भाषा पर कोई नियंत्रण रखने की ज़रूरत नहीं थी। फिर उमर खालिद और इस तरीके के लोगों को सालों तक जेल में सड़ाया गया। आप देख सकते हैं कि लगभग 4 साल बीत चुके हैं, 4 साल बीत चुके हैं, लगभग 4 साल, क्या 4 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन ट्रायल शुरू नहीं किया गया है। तो इस पूरे केस में और ऐसे कई केसेस में प्रोसेस एक पनिशमेंट बन जाता है, मतलब पूरी प्रक्रिया को ही आप एक तरह की सज़ा बना देते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि चलिए उमर खालिद, मान लेते हैं कि उमर खालिद और ये जितने भी लोग गिरफ़्तार हुए हैं ये सब गुनहगार हैं, तो आपकी सरकार है, आपका इकबाल इतना बुलंद था उस वक्त में भी और आज थोड़ा कम है, लेकिन उस वक्त बहुत बुलंद था। आप चाहते तो जल्दी इस केस को निपटाते। आप आतंकवादियों तक का कसाब का आपने जल्दी ट्रायल करके उसको निपटा दिया, जो कि एक इंटरनेशनल नज़ीर बनी। इस केस में भी अगर आपको इतना ही यकीन था, आपके पास इतने मजबूत तथ्य, इतने मजबूत फैक्ट हैं, तो 4 साल बीत चुके हैं, आपने अभी तक ट्रायल शुरू नहीं किया है। और जब बेल लेने की प्रक्रिया इतनी लंबी हो जाए, सुप्रीम कोर्ट अर्नब गोस्वामी के केस में कहता है कि अ डे विदाउट लिबर्टी इज़ अ डे टू मच। 17 महीनों के बाद जब मनीष सिसोदिया को छोड़ा जाता है तो कहा जाता है कि 17 महीने से अगर एक आदमी जेल में है तो उसके बाद एक दिन लिबर्टी का मैटर बन जाता है, यानी आज़ादी, उसकी आज़ादी एक सवाल बन जाती है। ये कह चुका है कि जेल अपवाद है, बेल ज़रूरी है। बेल ज़रूरी है, और यूएपीए केसेस में भी वो ये बात कह चुका है। पर वहीं आपको दिखता है कि लोअर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में लगातार ये बेल केसेस एक तरीके से बार इन पे सुनवाई टलती रहती है, और तारीख़ पर तारीख़, वो जो इंडिया की क्लासिक बॉलीवुड की लाइन है कि तारीख़ पे तारीख़ जुड़ती रहती है। आप ये सिर्फ उमर खालिद या ये जो दिल्ली दंगों में गिरफ़्तार किए गए हैं तथाकथित कॉन्स्पिरेसी के लिए, इन लोगों का मामला नहीं है। ये मामला इस चीज़ का भी है कि आपके देश में एक ऐसा कानून है जिस कानून के तहत किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किया जा सकता है, सालों तक उसे जेल में सड़ाया जा सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2022 के बीच में, शायद आंकड़े 2013 हो या फिर 2014 से, मुझे लगता है 2014 से 2022 के बीच में 8,719 केस रजिस्टर हुए यूएपीए में, जिसमें सिर्फ शायद 567 केसेस में ये कन्विक्शन हुआ है। मतलब हज़ारों लोग इन केसेस में बुक्ड हैं, और इसमें से ज़्यादातर लोग अंडर ट्रायल हैं, तो सालों तक कई केसेस में ट्रायल शुरू भी नहीं होता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या आप एक ऐसे सिस्टम में, एक ऐसे कानून में, एक ऐसी जमहूरियत में रहना चाहते हैं जहाँ पर आप पर कोई इल्ज़ाम लगाया जाए जिसके तहत आपको सालों जेलों में सड़ा दिया जाए? और ये इन सारे नौजवानों की उम्र के वो साल हैं जिन सालों में ये शायद इनकी उम्र के सबसे प्रोडक्टिव साल हैं। इसमें ये सबसे ज़्यादा काम कर सकते थे, इसमें ये सबसे ज़्यादा आंदोलन कर सकते थे, अपनी राजनीति कर सकते थे। ये सब इंटेलेक्चुअल हैं, बुद्धिजीवी हैं, देश के लिए काम कर सकते थे, और जो भी कार्य ये करना चाहते अपने परिवार के लिए कर सकते थे। इनकी ज़िंदगी से ये 4 साल 5 साल छीन लिए गए। और जब ये सवाल आप पूछते हैं कि इतने दिनों से किसी व्यक्ति को जेल में आप क्यों सड़ा रहे हैं, तो बोला जाता है अगर वो बेकसूर होगा तो वो छूट जाएगा। मान लीजिए कि वो बेकसूर होगा, आप एक क्षण के लिए ये बात मान लीजिए,
तो जो 5 साल की सज़ा वो ऑलरेडी काट चुका है, उसका क्या हर्जाना उसे मिलेगा और क्या वो 5 साल उसकी ज़िंदगी के उसे वापस किए जा सकते हैं? ये बताइए कि राम भक्त गोपाल जिसने गोली चलाई, कपिल गुर्जर, शाहीन बाग और जामिया में, इनको ज़मानत मिल जाती है। उमर खालिद, सरजिल इमाम, खालिद सैफ़ी, मीरान हैदर, गुलफिसा फ़ातिमा, इनको नहीं मिल पाती। वजह क्या? इनका धर्म इनके लिए जो ज़मानत उसमें आड़े आ रहा है। आप अगर आप सिर्फ पुलिस की बात करें कि पुलिस का काम है कि जो तथ्य सामने हैं, जो फैक्ट सामने हैं, उन फैक्ट्स के बेसिस पर, उसके आधार पर वो एक केस बनाए और उस केस की इन्वेस्टिगेशन करे, जांच करे। जब आप देखते हैं कि एक तरफ एक व्यक्ति है जो खुलेआम जनसंहार की बात कर रहा है, जिसके अनुयायी, जिसके फॉलोअर्स जाकर हिंसा करते भी हैं और जिसके लोग पत्थर फेंक रहे हैं और पत्थर फेंकते वक्त अपना खुद का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई भी प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन, चाहे वो किसी भी देश की पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हो, वो इन तथ्यों को तथ्य मानेगी और कम से कम इस चीज़ को जांच का या इसको एक कॉन्स्पिरेसी का हिस्से के तौर पर देखेगी। लेकिन आप दूसरे हाथ पर कुछ लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्या बयान दे रहे हैं, जिन बयानों में कहीं पर भी उमर खालिद का शायद ही कोई बयान है जिसमें उमर खालिद हिंसा की बात कर रहे हैं, और जो 40 मिनट का क्लिप उनका वायरल किया जाता है, 42 सेकंड का क्लिप जो उनका वायरल किया जाता है, मुझे लगता है 21 मिनट की स्पीच में से, अमरावती की उनकी स्पीच है, उस बयान को भी अगर आप सुने, उसमें उमर खालिद कहाँ पर किसी को मारने या काटने की बात कह रहे हैं। और आप कहते हैं कि सिर्फ बयान नहीं, और भी चीज़ें हैं, और भी तथ्य हैं, तो उन तथ्यों को सामने रखिए और आप पूरे देश के सामने साबित कर दीजिए कि इस व्यक्ति ने कुछ गुनाह किया है। धर्म के आधार पर जब आप ये सवाल करते हैं कि क्या ये चीज़ें ऐसी महसूस होती हैं कि धर्म के आधार पर कार्रवाई की जा रही है, तो प्रत्यक्ष को मेरे हिसाब से प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। 18 लोग जो कॉन्स्पिरेसी के केस में गिरफ्तार हुए हैं, उनमें से 16 लोग मुसलमान हैं और बचे हुए 2 लोग दो लोग बचते हैं, वो भी एंटी सीएए एक्टिविस्ट हैं, मतलब वो भी सरकार की मुखालिफत कर रहे थे। तो आपसे फिर तो कोई दूसरी साइड थी ही नहीं। तो क्या हम ये मान लें कि ये जितने भी केस हैं जिसमें मुसलमान मरे हैं, इसमें कोई साजिश नहीं थी कि अचानक से मुसलमानों ने ख़ुद को मारना या काटना शुरू कर दिया, और या फिर हम सिर्फ ये मान लें कि जो दूसरी तरफ से हिंसा हुई उसका कोई आधार नहीं था, उसके पीछे कोई कहानी नहीं थी, उसके पीछे कोई भूमिका उन किरदारों की नहीं थी जो लगातार हिंसा की वकालत कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पर या फिर हमारी जो न्यायपालिका है, लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। कह रहे हैं कि न्याय नहीं मिल रहा है या फिर जो हमारी न्यायपालिका है वो दबाव में काम कर रही है। क्या आपको लगता है ऐसा? न्यायपालिका दबाव में काम कर रही है या नहीं कर रही है, ये फ़ैसला मैं नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर पूछना चाहता हूँ कि कुछ लोग अगर सालों से जेल में बंद हैं और आपके जो न्यायाधीश हैं, माननीय मिलॉर्ड हैं, वो विदेशों में जाकर और भारत में भी अलग अलग संस्थानों में जाकर बेल पर, आज़ादी पर, फ्रीडम पर बड़े बड़े लेक्चर, बड़े बड़े भाषण देते हैं, तो क्या वो भाषण खोखले नहीं प्रतीत होते हैं जब आप देखते हैं कि कुछ लोग जिनके ख़िलाफ़ मुकदमा अभी शुरू भी नहीं हुआ है? और ये बहुत एक तरीके से बहुत आयरॉनिक बात भी है कि कल का दिन जब उमर खालिद को 4 साल कंप्लीट हुए, बिना किसी चार्ज के उसने 4 साल, उसके ख़िलाफ़ कोई अभी चार्ज साबित नहीं हुआ है, उसको 4 साल कंप्लीट हो गए। कल का दिन पॉलिटिकल प्रिजनर्स के रिमेम्बरेंस का दिन भी है, 100 साल उस दिन को भी हो गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट पर जो सवाल उठते हैं या कोर्ट की प्रक्रिया पर जो सवाल उठते हैं, वो तथ्यों के आधार पर उठते हैं। आप अगर बार बार ये बात कहें अलग अलग जगहों पर जाकर कि मेरे हिसाब से व्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान में लिखा हुआ है कि सबसे ऊपर है, बेल इज़ द रूल, जेल इज़ द एक्सेप्शन, आप जब ये बात बार बार कहते हैं और यूएपीए में भी ये एक्सेप्शन है, तो फिर ये कौन लोग हैं जिनके लिए ये एक्सेप्शन, जिनके लिए जेल इज़ द रूल और बेल इज़ द एक्सेप्शन है? और ऐसा क्यों है कि इन लोगों में आपको कुछ कॉमन फैक्टर दिखाई देते हैं? शुक्रिया। तो ये थे अलीशान जाफरी। इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जब बार बार ये कह चुका है जेल अपवाद है और बेल ज़रूरी है, उसके बावजूद जो यूएपीए के तहत गिरफ़्तार मुस्लिम नौजवान हैं उनको बेल नहीं मिले, तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े करता है देश की न्यायपालिका पर, देश की जो संस्थाएं हैं
कि क्या वजह है कि जो मुस्लिम नौजवान हैं जिनको किसी षड्यंत्र के तहत जेलों में बंद किया गया है उनको ज़मानत नहीं मिल रही है।